नमस्ते। और आज हम मॉनसून का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल आपने मॉनसून प्रणाली का फर्स्ट पार्ट क्लास देखा था जिसमें मैंने सारे के सारे एमसीक्यू कराए थे। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में भी हमें बहुत ज़्यादा समझना है। अगर मॉनसून आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सारी क्लासें क्या होंगी, अच्छी होगी। आवाज़ का भी मैं प्रॉपर ध्यान रख रही हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। फिर भी अगर कभी कभार आपको लगे कि स्लो जा रही है तो मैसेज लिख देना। ठीक, तो चलो आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले माँ भगवती को नमस्कार करते हैं और फिर अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलो आज देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन मॉनसून का कौन सा है। हाँ, अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कथन और कारण का क्वेश्चन है। अब कथन और कारण का क्वेश्चन देख के डरना मत। मॉनसून में क्या कह रहा है, बस आराम से पढ़ना और दिमाग में लॉजिक को सोचना। जितना ज्यादा आप दिमाग में लॉजिक को सोचेंगे उतना ही ज्यादा ये क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि मालाबार तट पर जुलाई में भारी वर्षा हो रही होती है तो तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क होता है। तो इसको ड्रॉ करके देख लीजिए इसी वक्त के। हाँ, हमने ये ड्रॉ किया और ड्रॉ करके हमने देखा मालाबार तट तो इस तरफ है, केरल का मालाबार तट इस तरफ है। अब मालाबार तट पर जुलाई में बारिश हो रही है। मालाबार तट में जुलाई पर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। क्यों बारिश हो रही है, इसलिए बारिश हो रही है क्योंकि आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो प्रवेश कर चुका है और वो केरल में खूब क्या मचा रहा है, धूम मचा रहा है। बेसिकली वैसे भी मानसून जो है वो आपका कहाँ से प्रवेश करता है, मालाबार तट से ही भारत की मुख्य भूमि से टकराता है। अब दूसरा स्टेटमेंट को जानो। दूसरा स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क रहता है। अब अपेक्षाकृत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब तमिलनाडु है आपका इस तरफ कोरोमंडल कोस्ट पर। कौन से कोस्ट पर, कोरोमंडल कोस्ट पर। अब कोरोमंडल कोस्ट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि इधर से अरब की खाड़ी की तरफ से आने वाली, अरब सागर, सॉरी अरब की खाड़ी बोल दिया, ब्लॉपर्स, अरब सागर, अरब सागर से जो उठकर आती है आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा, उसके कोरोमंडल कोस्ट क्या रहता है, पैरेलल रहता है। जैसे अरब सागर की मानसून शाखा के अरावली पैरेलल है ना, बिल्कुल वैसे ही अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं के कोरोमंडल कोस्ट जो है वो बिल्कुल पैरेलल है, समांतर है। इसलिए एक बूंद भी बारिश नहीं होगी और ये हवाएं ऊपर की ओर चली जाएगी। इसलिए कोरोमंडल तट जो है वो क्या रह जाएगा, भरी बारिश में सूखा रह जाएगा या शुष्क रह जाएगा। यानी कि हमारा कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कारण देखिए, तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कल ही मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा होगा कि बारिश नहीं हो रही है, हवाएं पैरेलल जा रही है, तब आपका कौन सा क्षेत्र बनता है, रेन शेडो एरिया बनता है, रेन शेडो एरिया बनता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्लियर। तो हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन का क्या है, सही व्याख्या है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर। आगे चलूं, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, मॉनसून अच्छे से समझ आ रहा है सबको। ठीक, चलो। आज पूरा पूरा माइक का ध्यान रख रही हूं मैं ताकि आपको क्लास देखते वक्त क्या नहीं हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक, चलो। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होगी। अब देखो भारत में शीतकालीन पवने, कौन सी पवने, शीतकालीन पवने। अब हमें शीतकालीन पवनों की क्या देखनी है, दिशा देखनी है। तो देखो इधर देखो, एक चीज समझो। जब भारत में मॉनसून आता है ना, मैंने एक बार भारत ऐसा बनाया है ताकि आप समझ सके। यहाँ पे आपका तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार। जब मॉनसून भारत आता है तो मॉनसून भारत जब भी आता है तो भारत के ऊपर एक विशेष प्रकार का क्षेत्र बनता है। भारत के ऊपर एक विशेष प्रकार का क्या बनता है, क्षेत्र बनता है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं ITCZ। क्या कहते हैं हम इसे, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हिंदी में बोलते हैं अंतरा उष्णीय, अंतरा उष्णीय संचरणीय जोन। इंग्लिश में ITCZ बोलते हैं। ये ITCZ जो है, इसी के नीचे आपकी क्या रहती है, सारी की सारी साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं रहती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं रहती है। आप बेसिकली ऐसा समझिए कि मानसून के दौरान
जब भारत में मॉनसून आता है, बहुत गर्मी पड़ने के बाद जब भारत में मॉनसून आता है, तो भगवान क्या करते हैं, भारत के ऊपर एक टेंट लगा देते हैं या एक छाता लगा देते हैं, ताकि जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है वो भारत को छोड़ के ना जाए, वो उसी टेंट के अंदर सारी क्या कर दे, बारिश कर दे। आप ऐसे समझिए कि आपका ये छुटकू सा भारत है, और इस छुटकू से भारत पर भगवान ने क्या लगा दिया है, एक प्रकृति ने क्या लगा दिया है, एक टेंट लगा दिया है। अब मैंने तो ये टेंट ऐसे बनाया है, सही में ये टेंट ऐसा होता है। इस टेंट को हम क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। जब मैं इंडियन जियो की क्लासेस लूंगी थ्योरी की, उस समय और अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन अभी आप क्वेश्चन सही करके आ जाए उतना प्रबंध कर दूंगी। तो इस टेंट के अंदर ये सारी की सारी हवाएं जो है, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की हवाएं जो है, वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और भारत में खूब क्या करती है, बारिश करती है। लेकिन इस टेंट से ऊपर एक हवाएं हैं जिनका भारत पर ही कब्जा है, लेकिन चूंकि एक बार साउथ वेस्ट मानसून विंड आ गई है तो उन्हें बाहर रहना पड़ रहा है। ये विंड्स होती हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट पूर्वी विंड्स, नॉर्थ ईस्ट दक्षिण पूर्वी पवने, सॉरी उत्तर पूर्वी पवने। अब ये उत्तर पूर्वी पवने बेचारी इस टेंट के बाहर मायूस सी बैठी होती है, एकदम उदास सी मायूस सी, यहाँ क्या कर रही होती है, बैठी होती है, इंतजार कर रही होती है कि कब हमारे मेहमान जाएंगे और हम वापस अपने घर के अंदर घुसेंगे। तो जो शीतकालीन पवने हैं ना, बेसिकली यही उत्तर पूर्वी पवने हैं, जो कि क्या करती है, जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून जो पीछे हटता है तब ये धीरे धीरे क्या करती है, आगे बढ़ती है। अब आपको कल मैंने एक चीज समझाई थी कि जो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मॉनसून है उसका टाइम होता है जून से सितंबर। कितना होता है, जून से सितंबर। लेकिन हम पूरी तरीके से ये मानते हैं कि ये साउथ वेस्ट मॉनसून पूरी तरीके से पीछे कब हटता है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये पूरी तरीके से पीछे हटने लगता है। और जैसे ही ये पीछे हटने लगता है ये टेंट हट जाता है और ऊपर से आने वाली नॉर्थ ईस्ट पूर्वी पवनों को वापस अपना घर मिल जाता है। ये देखिए अक्टूबर में ये स्थिति होगी, अक्टूबर में ये स्थिति होगी कि ये सारी की सारी पवनें पीछे की तरफ हट जाएगी, सारी की सारी ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है ये सारी की सारी पीछे हट जाएंगी और फिर ये वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट पूर्वी पवने ये वापस अपने जगह पे आ जाएगी। अब जब ये वापस अक्टूबर नवंबर में सर्दी के टाइम में ये अपने जगह पर आएगी तो ये बंगाल की खाड़ी से जब होकर गुजरेगी तब इनके पास खूब सारा पानी होगा और यही पानी जब जाकर कोरोमंडल कोस्ट पर टकराएगा और जैसे ही कोरोमंडल कोस्ट पे टकराएगा तमिलनाडु, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का हिस्सा, थोड़ा बहुत केरल का हिस्सा में खूब झमाझम क्या होगी, बारिश होगी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि भारत में जो शीतकालीन पवनों की दिशा है, भारत में जो शीतकालीन पवनों की दिशा है वो पवनों की दिशा किधर से किधर की तरफ होती है, नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्लियर, अच्छे से समझ में आया। और ये भी ध्यान रखना कि जो उत्तर पूर्वी पवने हैं ना वो पूरे भारत के स्थल से होकर गुजरती है, लेकिन जब वो भारत की बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरेगी ना वो अपने थैलों में पानी भर लेगी और जाकर किससे टकरा जाएगी, कोरोमंडल कोस्ट से टकरा जाएगी। और यही कोरोमंडल तट जो है वो सर्दी में बारिश प्राप्त करता है, गर्मी में इसको एक बूंद बारिश भी प्राप्त नहीं होती। क्लियर, एकदम आसान शब्दों में समझ में आया सबको। आगे चलूं, चलो। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको क्या करना है, पहली बार बोल रही हूँ, रटना है, क्योंकि ये कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर दे देता है। हम जनरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जनरल ज्योग्राफी में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत का जो ऋतु मानचित्र है वो मर्केटर प्रक्षेप पर है। किस कौन से प्रक्षेप पर है, मर्केटर प्रक्षेप पर है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा बी। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, बस एक यही क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रही हूँ पूरे मॉनसून के दौरान कि आपको दिमाग में रखना है। क्लियर, आगे चलूं, चलो। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं कि अगर भारत के यहाँ पे देखो ये यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, इस कर्क रेखा को आप क्या बना दो, इज्यूम कर लो, मान लो, जैसे आप 9वीं 10वीं में एक्स मानते थे बिल्कुल वैसे ही मान लो कि ये कर्क रेखा नहीं है हमारे पास। हमारे पास कौन सी रेखा होती, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा होती हमारे पास, विषुवत रेखा होती, भूमध्य रेखा होती। अब विषुवत रेखा अगर हमारे पास होती
तो फिर भारत में क्या कार्यक्रम रहता। तो देखो, जब हमारे पास विषुवत रेखा होती, 0 डिग्री होता हमारे पास, तो 0 डिग्री जो है वो सूर्य की बहुत प्यारी सी जगह है। 0 डिग्री सूर्य के तापमान का पक्का घर है, सूर्य भगवान यहाँ मस्त रहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, अधिकतम तापमान, सबसे ज्यादा तापमान। अब जो जितना गर्मी पाएगा वो उतनी ज्यादा बारिश भी पाएगा। अब कह रहे हो कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि जो जितनी गर्मी पाएगा वो उतनी ही ज्यादा बारिश लेगा? तो बहुत आसान है। जब बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ेगी तो धरातल और पानी दोनों एक साथ गर्म होंगे, एक साथ गर्म होकर ऊपर उठेंगे, ऊपर उठकर क्षोभ मंडल तक उठेंगे, और क्षोभ मंडल में जाकर बादल बना देंगे, और बादल के बाद बारिश होगी, और 365 डेज ये कार्यक्रम चलेगा, पूरे साल ये कार्यक्रम चलेगा, और विषुवत रेखा पर पूरे साल बारिश होगी। यानी कि अगर भारत से विषुवत रेखा गुजरती तो भारत में तापमान भी ज्यादा होता और भारत में बारिश भी ज्यादा होती, और ये बारिश भारत में साल भर होती। ठीक, तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है। तो देखो, कम तापमान की तो बात ही मत करो, 0 डिग्री मतलब सूर्य की लाडली बेटी, और सूर्य की लाडली बेटी तो सबसे ज्यादा तापमान कहाँ रहेगा? 0 डिग्री पे रहेगा, और जो जितना ज्यादा तपेगा उतनी ज्यादा वर्षा पाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप जितना ज्यादा अभी पढ़ाई के लिए तत्पर रहेंगे, बराबर क्लास देखेंगे, रिविजन लगाएंगे, खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, आप जितना तपोगे आपका एग्जाम उतना अच्छा होगा। जितना अच्छा आपका एग्जाम होगा उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी, और अल्टीमेटली आपके जेब में पैसों की बारिश होगी। तो देखिए, अधिक ताप और अधिक वर्षा, सही आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे चलूं? चलो, भारत में सूखा जिसका परिणाम है। देखो, ये सबसे मस्त क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस से हो सकता है। अब सोचो जरा, सूखा क्यों होता है ना? कई बार हम लोग आम लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि यार सूखा काट रहे हैं। सूखा क्यों होता है? सूखा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास बारिश जो है वो समान नहीं है। बारिश क्या नहीं है? हमारे पास समान नहीं है। अगर पूरे भारत में, अगर आपके पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एक समान एक 200 सेंटीमीटर बारिश हो जाए, और वो भी हर साल हो जाए, तो फिर क्या हम सूखा काटेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल भी सूखा नहीं काटेंगे। हम सूखा क्यों काट रहे हैं? हम सूखा इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश ने क्या कर रखा है? असमानता फैला रखी है, इनइक्वालिटी फैला रखी है। किन्हीं को तो बारिश बहुत प्यार कर रही है, गारो, खासी और जयंतिया को, और भर भर के क्या दे रही है? पानी दे रही है। पश्चिमी घाट को भी भर भर के पानी दे रही है, और कुछ हमारे मरुस्थल जैसे इलाके हैं जिनको वो 20-25 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर रोक दे रही है। तो भारत में जो ये इतना असमान वर्षा का वितरण है ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सूखा का क्या है? कारण है। तो असमान वर्षा जो है वो भारत में किसका कारण है? सूखा का कारण है। समझ आया? आगे चलूं? चलो, अरे सॉरी, हाँ, कोपेन ने, अब देखो, कोपेन एक बहुत अच्छे जलवायु डिफाइन करने वाले वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे, और इन्होंने पूरे के पूरे विश्व की जलवायु को अपने हिसाब से डिवाइड किया था, और उसी को मानक मानते हुए फिर भारत की जलवायु का भी डिवीजन हुआ। और आप राजस्थान में भी कोपेन को पढ़ते हो। आज हम बहुत आसानी से किसको याद करेंगे? चुटकी में याद करेंगे, कोपेन को याद करेंगे। बहुत आसान है, देखना एकदम, आज समझोगे ना आप तो अच्छे से समझ में आएगा। तो कोपेन ने वर्षा और वनस्पति के आधार पर, तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर पूरे के पूरे विश्व की जलवायु को बांटा, और उन्हीं मानकों के आधार पर हमने भारत की जलवायु को भी बांटा, और फिर हमने राजस्थान की जलवायु को भी बांटा। पूरे के पूरे कोपेन के आधार पर भारत में 8 जलवायु क्षेत्र है। कितने जलवायु क्षेत्र है? 8। आइए देखते हैं कि वो 8 कौन से हैं। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है जो मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। ये पूरे के पूरे भारत के 8 जलवायु क्षेत्र है, कोपेन के अनुसार है। अब एक चीज ध्यान रखना, हम लोग क्या गलती करते हैं बेसिकली, अब मैं तो समझदार हो गई हूँ, एग्जाम दे दे के पक्की हो गई हूँ। चलो, हम लोग क्या गलती करते हैं? हम एक बहुत छोटी सी गलती करते हैं, मैंने भी शुरुआत में की थी, कि हम पूरा चीज बड़ा बड़ा रट्टा मारने का कोशिश करते हैं। हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं अपनाते। जब तक हम अपने एग्जाम पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कीवर्ड पॉलिसी नहीं अप्लाई करेंगे, हमारे सिलेक्शन में थोड़ी थोड़ी बाधा रहेगी। वो राहु केतु की बाधा नहीं होती, वो बाधा होती है डिवाइड एंड
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वो बाधा होती है, कीवर्ड पॉलिसी की वो बाधा होती है, एलिमिनेशन मेथड ना अप्लाई करने की, ठीक। तो वो सारी बाधाओं को दूर करते हैं। हमें अच्छे से पता है कि जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, मॉनसूनी है, या आप मेरी भाषा में कह सकते हो कि भारत की जलवायु मूंडी है ना। मॉनसून का क्या भरोसा, किसी साल बहुत अच्छा और किसी साल बहुत खराब। लेकिन मोर और लेस हमें ये पता है कि भारत की जलवायु जो है वो मॉनसूनी है, क्योंकि पूरा का पूरा भारत का सिस्टम मॉनसून पर डिपेंड करता है। अब उसी जलवायु के आधार पर भारत में 8 क्षेत्र है। सबसे पहले अपन पकड़ते हैं इसको, जो आपको ये इलाका दिख रहा है, ये सारा, इस पूरे इलाके को बोलते हैं AMW, और ये पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट। इस AMW में आपको कुछ नहीं करना, पश्चिमी घाट है, बिल्कुल खड़े कगार की तरह है। यहाँ पे अरब सागर वाली शाखा टकराएगी और खूब क्या करेगी, बारिश करेगी। जब खूब यहाँ पे बारिश होगी तो यहाँ पे सूखा तो रहेगा ही नहीं। सूखा तो क्या नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं। अगर सूखा आएगा भी तो कैसा आएगा, थोड़ा सा, जरा सा। इसलिए इसको बहुत सुंदर शब्दों में हिंदी में कहते हैं लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, AMW। क्लियर। इधर देखो, AS, इसके सामने ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट है। कौन सा कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट पर आपका AS मिलता है। अब कोरोमंडल कोस्ट पर आपको पता है गर्मी में क्या रहता है, पूरे गर्मी के बाद, पूरे के पूरे गर्मी के बाद जो मानसून का सीजन आता है वो पूरा क्या करता है, यहाँ पे सूखा। तो यहाँ पे हम सिंपल सुंदर शब्दों में लिख देंगे शुष्क ग्रीष्म ऋतु। मतलब ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे बिल्कुल भी क्या नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। ये तो तब बारिश प्राप्त करेगा जब सर्दी होगी। अब चलते हैं बीच वाले हिस्से पर जिसे लिखा है AW। इसको बोलते हैं सवाना टाइप जलवायु। अब इसको सवाना टाइप जलवायु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये देखो इधर की तरफ ये पवन विमुखी ढाले हैं। कौन सी ढाले हैं, पवन विमुखी ढाले हैं। इधर से बंगाल की खाड़ी वाली थोड़ी थोड़ी एंटर करेगी, वो एक दो दो चार बूंदे बारिश कर देगी। तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, ऑप्टिमम बारिश होगी। और ऑप्टिमम बारिश की वजह से यहाँ कैसी जलवायु बनेगी, सवाना जलवायु बनेगी। नीचे वाला क्लियर हुआ। अब अपन चलते हैं इधर की तरफ। ये आपको दिख रही है BWHW, ये राजस्थान जहाँ पे बीकानेर है, जैसलमेर है, गंगानगर है, बाड़मेर है, वो जलवायु है। और ये जो है ये सारा का सारा मरुस्थलीय जलवायु है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तापमान बहुत ज्यादा होता है। फिर इसके ठीक पीछे BSHW स्टेपी जलवायु वाला क्षेत्र है, जहाँ पे आपका 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होता है। फिर आपको ऊपर हिमालयन रीजन में दिख रही होगी ई, बड़ा ठंडा पड़ता है ना। बताया था मैंने, यहाँ पे सियाचिन, बोल्तेरो, बियाफो, हिस्पर जैसे बहुत बहुत बड़े सारे क्या हैं, हिमनद है। और उन्हीं हिमनद की वजह से यहाँ की जलवायु कैसी हो गई है, पोलर जलवायु, ध्रुवीय जलवायु। फिर देखो ये जहाँ पे आपकी गंगा बह रही है उस जगह पे कौन सा जलवायु है, CWG जलवायु है। ये जो CWG जलवायु है इस पे लिखा हुआ है शुष्क शीत ऋतु। पूरे गंगा के मैदानों में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, और सर्दी में पूरा का पूरा बारिश नहीं होता। इस वजह से सूखा कौन सी ऋतु में पड़ रहा है, यहाँ पे सर्दी की ऋतु में पड़ रहा है। तो यहाँ लिख रखा है शुष्क शीत ऋतु। अब आता है एक अनोखी जलवायु पर जो आपके अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को पर देखने को मिलती है। ये हिस्सा ये है आपकी लघु ग्रीष्म ऋतु। मतलब DFC में आपका गर्मी थोड़ा कम पड़ेगा, बिल्कुल कम पड़ेगा। आसपास पूरा हिमालयन माउंटेन रेंज है, ब्रह्मपुत्र रिवर्स बह रही है, थोड़ा सा गर्मी होगा, बारिश हो जाएगा, तो गर्मी क्या पड़ी आपकी, कम। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ठंडी आर्द्र शीत ऋतु। ठंडी आर्द्र शीत ऋतु, इसका क्या मतलब हुआ कि ठंडी भी पड़ेगी लेकिन ठंडी में भी क्या होगी, यहाँ पे बारिश होगी। तो ये सारे के सारे 8 के 8 जो है क्या है आपके कोपेन के जलवायु क्षेत्र है। कहीं कुछ के बुक्स में आपको ये वाला जो इलाका है यहाँ पे ET देखने को मिलेगा, टुंड्रा जलवायु क्षेत्र। कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं। तो समझ आया कोपेन का जलवायु क्षेत्र बहुत अच्छे से। तो थम्स अप कर दो ताकि जब मैं वापस देखूं कि किसने क्या पढ़ा है, क्या आंसर दिया है, तो मुझे हेडेक नहीं हो। आगे चलूं, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता। लौटता हुआ मानसून मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, है ना, जो जाके जो सिर्फ किसके लिए आया है, जो सिर्फ किसके लिए आया है, आपके कोरोमंडल कोस्ट के लिए आया है। तो उस कोरोमंडल कोस्ट के लिए जो बारिश हो रही है
उससे कौन प्रभावित नहीं होगा? तो देखने भर से उत्तर आपको पता चल रहा है, उससे कौन प्रभावित नहीं होगा? यूपी का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो कोरोमंडल कोस्ट के लिए आया है, और कोरोमंडल कोस्ट में आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा उत्तरी सरकार तट का टच करता है, इसलिए बहुत थोड़ा सा भाग किसका भी आएगा? उड़ीसा का भी आएगा। क्लियर? आगे चलूं? चलो। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। अब उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा आती है बहुत दूर से। कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से। देखो भूमध्य सागर में कुछ क्या उड़ते हैं? तूफान उठते हैं। वो भूमध्य सागर के तूफान जो है अनचाहे तरीके से कहाँ पहुंच जाते हैं? भारत पहुंच जाते हैं। और उन्हें कौन लाता है? उन्हें लाती है पश्चिमी जेट हवाएं, जिसे हम पछुआ पवने भी कहते हैं। पछुआ पवने उनका कुछ हिस्सा कहाँ ले आती है? भारत ले आती है, और पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम भारत में बारिश करती है, जिसे राजस्थान में आप अपनी भाषा में किसान मावट कहते हैं। ये पूरी की पूरी मावट जो है वो रबी की फसलों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उत्तरी राजस्थान में बेसिकली उस समय गेहूं बोया जाता है, और गेहूं का कलर एकदम सुनहरा गोल्डन कलर होता है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। तो उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, या पश्चिमी जेट भी लिख दे, पश्चिमी जेट धाराएं तो भी सही होगा, या पछुआ पवने लिख दे तो भी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। 8th नंबर क्वेश्चन में आगे चलूं मैं? चलो। भारत में प्रवेश करने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात घुमाया हुआ चीज है। अगर मैं कहूँ आपका कान ऐसे पकड़ूं, चाहे मैं ऐसे पकड़ूं, बात तो एक ही हुई। या पश्चिमी विक्षोभ लिख दे, या शीतकालीन वर्षा लिख दे, उत्तर पश्चिमी भारत की शीतकालीन वर्षा लिख दे, या पश्चिमी विक्षोभ लिख दे, या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात लिख दे, बात एक ही है। ये सारी की प्रॉब्लम कहाँ उठेगी? भूमध्य सागर में उठेगी, मेडिटेरियन सी में उठेगी, और वहीं से कुछ हिस्सा इसका कहाँ आएगा? भारत आएगा। तो यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो भाई भूमध्य सागर में होती है। क्लियर? आगे चलूं? चलो। अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया है? देखो बताना पड़ेगा, अभी बताया है एएस, फिर से पीडीएफ को कोपेन के जलवायु क्षेत्र पे ले जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ एएस। ये रहा देखो एएस, कोरोमंडल तट है, और कोरोमंडल तट होने के कारण हम इसको तमिलनाडु तट भी लिख सकते हैं। तो दिखा सबको एएस? क्लियर एकदम? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, उस समय मैं जल्दी में थी तो मैंने खींचने नहीं दिया, सॉरी यार। अभी आप लोग क्या कीजिए, इसको क्लिक कर लीजिए ताकि बाद में याद रहे। चलो चले आगे। अब वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपने। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया है? तो एएस कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु तट के लिए इस्तेमाल होने वाला है, जिस पर उत्तर पूर्वी मॉनसून या सर्दी के मॉनसून से क्या होती है? बारिश होती है। जैसे भगवान कहते हैं ना कि हर एक के लिए मैंने किसी को बनाया है ना, वैसे ही पूरे भारत में जब दक्षिण पश्चिमी मॉनसून से बारिश हो रही है और बेचारा आपका तमिलनाडु तट या कोरोमंडल कोस्ट ऐसे उदास बैठा है, तो ठाकुर जी से देखा नहीं गया, तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम रुको जरा, अभी हम तुम्हारा भी ऊपर से मॉनसून भेज रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? उत्तर पूर्वी मॉनसून कह रहे हैं। क्लियर? आगे चलूं? चलो। भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर संबंधित है। अब चारों नगर देखो, और देखो इनसे समुद्र कितना दूर है। जिससे जितना ज्यादा समुद्र दूर होगा उसका तापांतर ज्यादा होगा, अधिकतम होगा, और जिसके जितना नजदीक समुद्र होगा उसके उतना ही कम तापांतर होगा, यानी कि न्यूनतम तापांतर होगा। अब देखने भर से आपको पता चल रहा है कि चेन्नई जो है वहां पे कैसा तापमान होगा? न्यूनतम तापांतर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? मुंबई नहीं होगा, उसका कारण जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब बताऊंगी। आगे चलें? चलो। 12th नंबर क्वेश्चन देखो, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है। तो जो शीत ऋतु में
तमिलनाडु में जो बारिश हो रही है वो चक्रवातीय वर्षा है, साइक्लोनिक रेन है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ऊपर उठकर आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, साइक्लोनिक रेन कहेंगे। तो याद रखें ये कैसी वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। और मैं भी कभी भी आपको पूछ सकती हूँ, तो चलो आज एक छोटी सी चीज पूछती हूँ। आपको ट्रिब्यूटरीज बतानी है, वेन गंगा, पेन गंगा, ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। पहला क्वेश्चन ये है मेरा आपसे। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि 13-12 किलोमीटर निम्नलिखित में से कौन सी रिवर का लंबाई है, 851 निम्नलिखित में से कौन से रिवर का लंबाई है, और लोहित और सुबनसिरी, शंकोश, ये जो रिवर है किस नदी की सहायक नदी है। ये सारे क्वेश्चन आपने टाइप करने हैं ताकि मैं अगली क्लास लूं तब आपको बता सकूं कि आप नदियों को भूले तो नहीं है। ठीक, आगे चले, चलो। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून हवाओं के पहुंचने के आधार पर सही क्रम कौन सा है, मतलब कहाँ सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंच रहा है और कहाँ देर से पहुंच रहा है। जहां जल्दी पहुंच रहा है हमें उसको पहले लगाना है, और जहां देर से पहुंच रहा है वहां हमें लास्ट में जाना है। अब ध्यान रखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैंने पहले भी बता रखा है, हम एलिमिनेशन से आगे बढ़ेंगे, दिमाग अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, कोलकाता तो पहले पहुंचता ही नहीं है मॉनसून, केरल पहुंचता है, और केरल के तिरुवनंतपुरम में। मतलब ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, इन्हीं तीन में से हमारा कोई आंसर होगा। तो हमें आगे तिरुवनंतपुरम दिख गया। अब हम पीछे के ऑप्शंस को देखते हैं, पीछे के ऑप्शंस को देखते हैं तो आपको यहाँ पे कोलकाता दिखता है। तो कोलकाता में तो इतना लेट तो कोलकाता में पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी हमारे कोलकाता से क्या पड़ती है, बहुत नजदीक पड़ती है। तो ये ऑप्शन भी आंसर हो नहीं सकता। अब क्लियर कट आपको या तो ये देखना होगा या फिर ये देखना होगा। अब इस वाले ऑप्शन में सेकंड नंबर देखो, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम के बाद अहमदाबाद है। अहमदाबाद बहुत दूर पड़ जाता है मॉनसूनी हवाओं के, अरब सागर की मॉनसूनी हवाओं के दूर पड़ जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो सिंपल आपको पता है कि पहले तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी, फिर कोलकाता पहुंचेगी, फिर महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचेगी, देन गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेगी। इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, बी। और इसे कहते हैं कॉमन सेंस का जादू। और ये आपको भी सीखना होगा, ये मेथड सीख कर आप ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में नेगेटिव करने से बच जाएंगे, और जितना आप नेगेटिव करने से बचेंगे उतना आप एग्जाम में क्या रहेंगे, आगे रहेंगे। क्लियर। तो देखो नेगेटिव कम कैसे करा जाए, वो एक ही तरीका है कि आपका तरीका कैसा है एग्जाम को हैंडल करने का, उसके अलावा कोई रिटन आंसर नहीं है कि नेगेटिव कैसे कम करें। इसको सीखिए, टेस्ट सीरीज खरीदिए, टेस्ट सीरीज में अप्लाई कीजिए। उसके बावजूद भी कुछ गड़बड़ हो तो मुझसे क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में डाल दीजिए, मैं आपको समय मिलने पर उत्तर जरूर से बताऊंगी। ठीक, मुझे लाए सर इसलिए है, मैं जुड़ी आपसे इसलिए हूं कि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। जितने बेहतर प्यार मुझसे हो सकते हैं उतने मैं आपके लिए जरूर से करूंगी। बड़ी खुशी होगी उस दिन जिस दिन एनडीसी क्लासेस से पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को अपनी मंजिल मिल जाएगी। ठीक, तो आगे चले, चलो 14th नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, तो दे रहे हैं भारत के रेखांकित भाग में वार्षिक वर्षा का माध्य, मतलब आपको एवरेज रेनफॉल बताना है दिए गए एरिया में। अब हम अगर इस एरिया को देखें, इस एरिया में एवरेज रेनफॉल कितना होता है, याद रखना है आपको, 100 से 150 सेंटीमीटर। कितनी होती है एवरेज रेनफॉल, 100 से 150 सेंटीमीटर। तो क्लियर है कि आपका आंसर क्या होगा, ए, 100 से 150 सेंटीमीटर। आगे चलूं, चलो। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो मौसिन राम आपके कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। गारो, खासी और जंतिया की पहाड़ियां भी मेघालय में है, वहीं आपका कौन है, मौसिन राम। क्लियर, आगे चलें। निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। अब यहाँ पे डायग्राम से देख लीजिए एक बार, में आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पर आपको गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां दिखती है। ये है गारो, ये है खासी और ये है आपकी जैंतिया हिल्स। ठीक, यही खासी हिल्स
क्यों खासी हिल्स कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से बादल क्या हो जाएंगे, ट्रैप, और दे दनादन क्या कर देंगे, बारिश कर देंगे, पूरी धूम मचाएंगे। तो खासी, गारो खासी जयंतिया में भी जो खासी की पहाड़ियां हैं वहां पे आपके क्या होगा, सबसे ज्यादा बारिश होगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, खासी पहाड़ियां। आगे चलूं, चलो। अरब सागर के मॉनसून की दिशा होती है, सबसे इजी क्वेश्चन है, अरब सागर का मॉनसून का दिशा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिणी छोर से पश्चिम की ओर। तो सही आंसर क्या होगा आपका, बी। डायग्राम पे देखना चाहते हो तो बिल्कुल देखिए, कोई मना नहीं है। ये है आपका अरब सागर। ठीक, तो अरब सागर का मॉनसून जो आएगा आपका दक्षिणी छोर से चढ़ेगा और कौन से छोर की तरफ जाएगा, पश्चिमी छोर की तरफ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फोटोग्राफ देखो, ये भारत का दक्षिणी छोर है और किस तरफ उठकर जाएगा, ये भारत के पश्चिमी छोर की ओर। क्लियर? आगे चलूं, चलो। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब समाप्त होता है? देखो सितंबर में एक बार मानसून हवाएं जो इतना धूम मचा रही होती है ना, दे दनादन सब जगह बारिश कर रही होती है, वो थमती है सितंबर में। सितंबर में थमने के बाद थोड़ा बहुत कुछ क्या करती है, अक्टूबर नवंबर तक रेनफॉल करती है। नवंबर के बाद ये बिल्कुल शांत हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होंगे, नवंबर में समाप्त होंगे। कब समाप्त होंगे, पूरी तरीके से नवंबर के अंदर। क्लियर? आगे चलूं, चलो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? कौन सा ऐसा जगह है जहां पर सूर्य लंबवत नहीं चमकेगा? तो दिल्ली नहीं चमकेगा। क्यों नहीं चमकेगा? क्योंकि चेन्नई, भोपाल और मुंबई जो है वो कर्क रेखा से दिल्ली की तुलना में ज्यादा नजदीक है। दिल्ली का डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण वहां पे सूर्य क्या नहीं चमकेगा, लंबवत नहीं चमकेगा। क्लियर? आगे चलूं, चलो। भारत में किस स्थान का न्यूनतम तापमान -28.3 डिग्री सेंटीग्रेड व अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है? देखो -28 डिग्री, बहुत ज्यादा। और ये है हमारा ठंडा मरुस्थल लेह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेह होगा। तो सारे क्वेश्चन आ गए आज के? हाँ, आ गए। तो चलो, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती होंगी कि सबको अच्छे से आज की क्लास समझ आई होगी। नहीं समझ आई है तो फिर से देखना, और जल्द आपको ज्योग्राफी का थ्योरी वाला क्लास भी देखने को मिलेगा। और अभी इसमें सिर्फ एक टॉपिक और बाकी रहेगा मॉनसून के बाद, वेजिटेशन एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद देखते हैं इंडिया की कौन सी सीरीज शुरू करेंगे हम। तब तक के लिए क्लासेस बहुत अच्छे से देखें, अभी एग्जाम में टाइम है, तब तक एमसीक्यू की खूब अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू के द्वारा आप एग्जाम को कवर अप नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ कि आप एमसीक्यू के द्वारा और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो वो दिमाग में इको करेगा, तो जल्दी दिमाग में जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका और मेरा प्यार जितना बढ़ेगा उतना ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस का पूरा का पूरा क्रम लाती रहूंगी, ताकि आप बेधड़क अपनी पढ़ाई अपने घर से जारी रख पाएं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएं। एक क्वालिटी एजुकेशन के रास्ते पर हम निकल पड़े हैं, जिसे हम जरूर से पूरा करेंगे। तो अच्छे से क्लास देखना। और आज शुरुआत में बोला नहीं था नमस्ते, राधे राधे और जय श्री राम। तो जो नमस्ते कहते हैं उनको नमस्ते, जो जय श्री राम कहते हैं उनको जय श्री राम, और जो राधे राधे कहते हैं उनको राधे राधे। ठीक, अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।